तो चलिए जी, हमारी जो सीरीज चल रही है PYQ सॉल्यूशंस की फॉर ISS पेपर 1 ईयर 2019 पर हम काम कर रहे हैं। सीरीज है हमारी सी। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 21, एक बार देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए मेजर ऑफ proportion or percentage in a relationship। नहीं, क्यों? क्योंकि correlation coefficients measures the linear relationship between two variables। तो ये linear effect को, linear change को measure करता है, ना कि percentage या probability को measure करता है between two variables। ठीक, तो पहले वाला जो है आपका मेरे बच्चों ये है गलत। दूसरे वाला क्या कह रहा है? स्टैटिस्टिक्स जेड स्क्वायर इज एन इक्विवेलेंट मेजर ऑफ काई स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, जेड क्या है? स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, उसका आप स्क्वायर करोगे तो वो काई स्क्वायर 1 बनेगा, तो बिल्कुल ये मेजरमेंट सही है। थर्ड है टी डिस्ट्रीब्यूशन बिकम मेसोक्रोटिक व्हेन द डिग्री ऑफ फ्रीडम अप्रोचेस वेरी लार्ज, बिल्कुल करेक्ट है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरे बच्चों वो लैप्टोप्रोटिक होता है इन जनरल, पर जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे टी डिस्ट्रीब्यूशन मेसोक्रोटिक या नॉर्मल के जैसा बनता चला जाता है। क्यों बनता चला जाता है? देखिए, अगर आपके सामने मैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं मेसोक्रोटिक कर्व की, तो सपोज मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जेड की बात कर रहा हूं। सपोज दिस इज जेड रैंडम वेरिएबल नॉर्मल 0 1, तो ये मेसोक्रोटिक है। जो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है मेरे बच्चों वो लैप्टोप्रोटिक होता है, लेकिन उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसे होती है कुछ। बी केयरफुल, लैप्टोप्रोटिक है इसका मतलब इसकी पीक ऊपर नहीं चली जाएगी, पीक नीचे ही रहती है। जो टेल रीजन रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है नॉर्मल से, जो सेंटर रीजन रहता है वो नीचे की तरफ रहता है। लेकिन जो बीटा 2 है इसका टी डिस्ट्रीब्यूशन का, वो 3 से बड़ा ही होता है। दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज ए लैप्टोप्रोटिक। तो ये जो व्हाइट आप शेडेड एरिया देख रहे हैं ये टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेंटर में नॉर्मल से नीचे की तरफ होता है, रहता लैप्टोप्रोटिक है क्योंकि इसका बीटा 2 3 से बड़ा होता है। लेकिन जैसे ही आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते हो मेरे बच्चों, तो टेल रीजन थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है और सेंटर रीजन थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाता है। ये टी में है। अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज मान लीजिए और बढ़ा देता हूं तो टेल रीजन और नीचे की तरफ आ जाएगा और जो सेंटर रीजन है वो और थोड़ा सा ऊपर की तरफ चला जाएगा, और जो टेल रीजन है वो फिर से नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है, जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेंटर में ऊपर की तरफ होता चला जाएगा और टेल रीजन में नीचे की तरफ होता चला जाएगा। तो वो कुछ कुछ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जैसा बनता चला जाएगा, मतलब वो मेसोक्रोटिक होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा टफ काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकली अगर आप देखें तो जो थर्ड पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। वो कह रहा है 1 माइनस अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद डिग्री ऑफ फ्रीडम n2, n1 distributed are same as the reciprocal of 1 minus alpha significant point of f distribution with degree of freedom f n1, n2। ये सही है या गलत? देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन पर आपने एक चीज देखी होगी, सिंपल है बिल्कुल, लेकिन शायद पढ़ा होगा, वहीं से ये मिलेगा। अगर x फॉलो करता है f ऑफ n, m को, ठीक, तो इफ एंड ओनली इफ 1 अपॉन x फॉलो करेगा f ऑफ m, n को, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो रिवर्स हो जाती है। ठीक, अब थोड़ा सा अगर आप टेक्निकली समझे तो रूल शायद आपने कभी पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी दैट f ऑफ n, m इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी दैट f ऑफ m, n इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन c इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन c। लेकिन थोड़ा सा आप केयरफुल रहिए,
क्वेश्चन को केयरफुल आप एक बार पढ़िएगा। वो कह रहा है कि 1 माइनस अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या वो इज सेम एज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 माइनस अल्फा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑफ दिस वन? नहीं। अगर वो यहां पर अल्फा लिख देता या यहां पर अल्फा लिख के 1 माइनस अल्फा लिख देता तो रिजल्ट सेम हो जाता। क्यों हो जाता? देखिए, ये दोनों पॉइंट अगर आपको याद है सपोज, और मैं एफ डिस्ट्रीब्यूशन का एक बार अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूं तो एफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से बनता है। ये अगर आपका एरिया है सपोज अल्फा, सो दिस इज एफ अल्फा एन कोमा एम। दिस इज जस्ट ए नोटेशन आप कोई और भी ले सकते हो। अगर ये एरिया आपका अल्फा है तो दिस पॉइंट इज 1 माइनस अल्फा एन कोमा, ठीक है। दिस इज फॉर अल्फा, दिस इज अल्फा। इसके राइट का रीजन अल्फा होता है मेरे बच्चों, इसके राइट का रीजन होता है 1 माइनस अल्फा, और ये जो लेफ्ट का रीजन होता है ये होता है अल्फा के बराबर। राइट का रीजन जो होगा वो 1 माइनस अल्फा के बराबर होगा। लेकिन जब आप इसी का रेसिप्रोकल करते हैं, मान लीजिए आप इस एरिया को लेके चल रहे हैं, यहां से लेके सारे इस एरिया को लेके चल रहे हैं, तो आप किस तरीके से डिफाइन करना चाहेंगे? आप कुछ ऐसा कह सकते हैं कि सुधीर सर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एफ ऑफ एन कोमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस अल्फा एन कोमा एम, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है आपका जो जिसके राइट का रीजन 1 माइनस अल्फा के बराबर है, जिसका राइट का रीजन 1 माइनस अल्फा के बराबर है। अब अगर मैं चाहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? दिस इज प्रोबेबिलिटी दैट 1 अपॉन एफ एन कोमा एम इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 माइनस अल्फा एन कोमा एम। बिल्कुल मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ नहीं किया, मैंने रेसिप्रोकल किया, इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डिस्कशन ये चीज किसके बराबर है? ये चीज है एफ ऑफ एम कोमा एन विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एफ 1 माइनस अल्फा एन कोमा एम के बराबर, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर चल रहा है? 1 माइनस अल्फा के बराबर चल रहा है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 एक सेकंड के लिए कह के छोड़ दीजिए। अब यही चीज अगर मैं एफ ऑफ एम कोमा एन के लिए रिप्रेजेंट करूं तो अल्फा इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एफ ऑफ एम कोमा एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा एम कोमा एन, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो समझिए, वो कह रहे हैं कि ये चीज इसका रेसिप्रोकल है, बिल्कुल है, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पे क्या है? 1 माइनस अल्फा। इसलिए मैंने बोला था वो या तो यहाँ पे अल्फा कर दे या तो यहाँ पे अल्फा कर दे, तो रिजल्ट सेम आ जाएगा। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक का जो राइट क्रिटिकल रीजन होता है, दूसरे का वो लेफ्ट क्रिटिकल रीजन का रेसिप्रोकल होता है, या जो राइट क्रिटिकल वैल्यू होती है एक की, वो दूसरे की रेसिप्रोकल होती है बट लेफ्ट क्रिटिकल वैल्यू से। तो इसीलिए वो एक जगह पर अल्फा की वैल्यू उसको इस्तेमाल करनी होगी। तो मेरे बच्चों जो फोर्थ ऑप्शन है, आई थिंक ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो सेकंड और थर्ड ओनली द करेक्ट ऑप्शन, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए, तो ये हमने सिंपल बात पढ़ी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए टाइप 1 एरर ऑफ 0.05 means that 5 times out of 100 one can reject the null hypothesis। नहीं, क्योंकि टाइप 1 एरर का ये मतलब होता ही नहीं है। टाइप 1 एरर अगर 5% है, इसका मतलब ये है कि जो आप डिसीजन लेंगे थ्योरी को लेकर, उसके करेक्ट होने के जो चांसेस हैं सिग्निफिकेंट लेवल पर, वो सिर्फ 5% है। मतलब 5% थ्योरेटिकली वो सपोर्ट कर रहा है, 95% वो बाय चांस की कैटेगरी में आएगा। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 100 में से 5 टाइम्स ही वो रिजेक्ट करेगा। तो वो कहता है
कि अगर 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बाई चांस 5% होगा और 95% वो बाई थ्योरेटिकली होगा, जो सच है। ये मतलब होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का। चलिए सेकंड को चेक करते हैं। द स्मॉलर द टाइप 1 एरर रेट द मोर करेक्ट इज इन्फरेंस। नो, एक्चुअली अल्फा स्मॉल होने से फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अल्फा इज मोर सीरियस, तो उसका मिनिमम लेवल पर सेट रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्फा अगर आप कम से कम है तो इन्फ्रेंस आपका स्ट्रॉन्गर है। एक्चुअली इन्फ्रेंस स्ट्रॉन्गर तब माना जाता है जब आपकी पावर ऑफ द टेस्ट मैक्सिमम होती है, मतलब बीटा इज मिनिमम और 1 माइनस बीटा इज मैक्सिमम, देन द इन्फ्रेंस इज सुपीरियर। अल्फा से मतलब नहीं होता है, तो बी इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट। थर्ड पे आते हैं। टाइप 1 एरर इज सेंसिटिव टू द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द सैंपल। नो, टाइप 1 एरर को सब्जेक्ट ऑफ द सैंपल से, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट इन द सैंपल से कोई लेना देना नहीं होता है। फोर्थ पे आते हैं। टाइप 1 एरर इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर। यस, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आपको ऐसा लगेगा सुधीर सर इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये तो फिक्स होता है। बेटा फिक्स हम लेके चलते हैं एट ए मिनिमम लेवल, लेकिन बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें हम अल्फा को कंट्रोल कर सकते हैं। आप हो सकता है आपने अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या एमएससी लेवल पे ये चीजें ना पढ़ी हो, बट ऐसा पॉसिबल है, अल्फा को कंट्रोल किया जा सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अल्फा और बीटा को दोनों एक साथ कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बट अल्फा को कंट्रोल किया जा सकता है। तो मेरे बच्चों 3 स्टेटमेंट पहले गलत है, लास्ट वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो बच्चों आपको समझ में आया होगा। मैंने काफी कोशिश की है आपको चीजों को, क्वेश्चंस को समझाने की। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।